मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आज पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा। अगर हम बीएसपी को छोड़ दें तो उसके अलावा विपक्ष के 11 दलों के सांसद सभी एक साथ होकर संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च किया और उसके बाद हर दल के चुनिंदा नेताओं ने अंदर जाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और उनसे ये मांग की कि ये जो मौजूदा सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल है वो किसान विरोधी है। हालांकि लोकसभा में इसे सरकार ने संख्या बल के चलते जरूर पास करा लिया है, लेकिन राष्ट्रपति इसमें कम से कम इंटरफेयर करें और ये इंश्योर करें कि राज्यसभा में किसी भी कीमत पर इस बिल को पास न किया जाए। आज यहां पर बीएसपी के अलावा सभी दल, जिसमें खास तौर पे कांग्रेस, एसपी, एनसीपी और तमाम जो दल थे, वो सभी मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ एकजुट होकर सड़क पर उतरे और उन्होंने इस बात का साफ संदेश दिया कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और अगर ये बिल पास होता है तो इससे किसानों को बहुत मुश्किल होगी। फिलहाल इन सारी तस्वीरों के बीच में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके एकजुट होने के बाद और उनके विरोध के स्वर के बीच में क्या मोदी सरकार के कानों में जू रहेगी या नहीं। क्या इस बिल में जो विपक्ष मांग कर रहा है, जो किसान हितैषी बिल की मांग कर रहा है, उस बिल को, उस मांग को मोदी सरकार मानेगी या नहीं। जाट आरक्षण पे आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाट को आरक्षण की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि 9 राज्यों में यूपीए सरकार ने जाट को आरक्षण दे रखा था, जिसे एनडीए सरकार ने भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जाट को आरक्षण की जरूरत नहीं है। 9 राज्यों में जाट आरक्षण लागू था। यूपीए सरकार में ये फैसला लिया गया था, जिसे मोदी सरकार ने भी जारी रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई में कहा कि जाटों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। यूपीए सरकार ने 2014 में जाटों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था, जिससे उन्हें 9 राज्यों में ओबीसी के कोटे के तहत आरक्षण मिल रहा था। लेकिन कुछ ओबीसी संगठनों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी दलील थी कि ओबीसी में जाटों को शामिल करने से ओबीसी लिस्ट में पहले से ही मौजूद जातियों पर असर पड़ेगा। कोर्ट का कहना है कि जब से एससी रिजर्वेशन शुरू हुआ है तब से इसमें सिर्फ इंक्लूजन ही हुआ है, कोई एक्सक्लूजन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा बेगैर तथ्यों के लिया गया फैसला था और ये गलत है। अगर जाट नेताओं की माने तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो खुश नहीं है। इसको रिव्यू करने के लिए फिर से वो पिटीशन डालेंगे, साथ में वो आंदोलन करके सरकार पे दबाव बनाएंगे कि सरकार फिर से आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाले ताकि फिर से इनको आरक्षण मिल सके। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में तमाम मंत्री शामिल हुए और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां एक और किसानों को 200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता वाले प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दी, वहीं तमाम दूसरे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। नोएडा, गाजियाबाद के अलावा अब आगरा और वाराणसी शहर के भी मेट्रो डीपीआर को भी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई। साथ ही साथ लैपटॉप वितरण को लेकर के अब सीबीएसई, आईसीएसई के मेधावी छात्रों को भी लैपटॉप वितरण की योजना का लाभ मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती की सफाई के लिए 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के रकम का प्रावधान भी करने का आज की कैबिनेट की बैठक में निश्चय किया है। यूपी विधानसभा में आज मायावती सरकार के समय बने पार्कों और राहुल गांधी की सुरक्षा का मामला उठा। बहुजन समाज पार्टी ने पार्कों और स्मारकों के रखरखाव का मुद्दा उठाया, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री आजम खां की टिप्पणी के बाद बीएसपी विधायकों ने हंगामा किया और वेल में आने के साथ वॉकआउट कर गए। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने स्मारकों की सुरक्षा को सरकार की जिम्मेदारी बताया। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के यूपी दौरे के समय सुरक्षा पुख्ता किए जाने की मांग की, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में नोकझोंक भी हुई। बीजेपी विधायकों ने इस मामले पे जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी। अगर बना है, स्मारक के रूप में बना है, तो उसकी मांग उन लोगों की ये थी कि भाई इसकी प्रॉपर रखरखाव उसका होना चाहिए। हम समझते हैं इसमें कुछ गलत नहीं है, रखरखाव तो होना चाहिए, क्योंकि अगर मेंटेनेंस प्रॉपर होता रहेगा तो जो चीजें बनी हैं वो सुरक्षित रहेंगी। इसमें गलत क्या है? सरकार ने सदन में स्मारकों की सुरक्षा पे बीएसपी के हंगामे को गैर जरूरी बताया और राहुल गांधी की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। समाजवादी पार्टी श्रवण यात्रा में चलाई गई स्पेशल ट्रेन आज यात्रियों को लेकर वापस आई। करीब 1400 यात्री इस ट्रेन से हरिद्वार और ऋषिकेश गए थे। यात्रियों का कहना है कि उनका अनुभव काफी अच्छा रहा
और इस यात्रा को लेकर सभी यात्री काफी उत्साहित हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस यात्रा के लिए धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों में कि जिनका कोई नहीं है, इस कलयुग में एक श्रवण कुमार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस तरह की यात्रा अनवरत चलती रहे। वहीं धर्मार्थ कार्य मंत्री विजय मिश्रा का कहना है कि इस तरह की यात्राएं समाजवादी पार्टी आगे भी कराती रहेगी। नोएडा के भूमाफिया अब रक्षा मंत्रालय पर भी भारी पड़ते दिख रहे हैं, जिसकी वानगी नोएडा के पुस्ते के पास यमुना के किनारे बने फार्म हाउसों में देखने को मिल रही है। दरअसल 1950 में नौसेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने करीब 432 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था और उसके बाद से रक्षा मंत्रालय की एक पुलिस चौकी यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें नौसेना के जवान अपनी जमीन की देखरेख करते हैं। बावजूद उसके भूमाफियाओं ने वहाँ पर फार्म हाउस काटने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया और करीब हजारों की संख्या में फार्म हाउस लगातार काट दिए गए। रक्षा मंत्रालय की तरफ से और नौसेना की तरफ से नोएडा के संबंधित अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं। पूरा मामला हाई कोर्ट में भी जा चुका है। बावजूद उसके अभी तक फार्म हाउसों से जो भूमाफिया है उनका कब्जा नहीं हटा चुका है नोएडा का प्रशासन। 442 एकड़ जमीन तो एयरफोर्स की है, बाकी की जमीन ऐसी है कि जो कुछ पहले बड़े किसान थे छोड़ गए, कुछ लोगों की सीलिंग में जब सीलिंग चली तो उन्होंने जमीन छोड़ दी। वो जमीन कायदे में सरकार को मिलनी चाहिए थी, LMC होनी चाहिए, ग्राम सभा की जमीन होनी चाहिए, सरकार उसकी मालिक होनी चाहिए। इन्होंने मौका देखा और इससे मिल गए आरओ दफ्तर से उस जमीन में नंगला बहरानपुर गांव बना दिया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर 24 मार्च की सुनवाई हाई कोर्ट में है और 24 मार्च तक जिले के अधिकारियों को अपनी तरफ से एक हलफनामा दाखिल करना है कि उन्होंने इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में आज सेंधमारी हुई। आज सुबह जिस वक्त ताजमहल के अंदर सैकड़ों हजारों पर्यटक ताज का दीदार कर रहे थे, उसी बीच नो फ्लाइंग जोन में एक पैराशूट को उड़ते देखा गया। इस पैराशूट को जो सूचना पर सुरक्षा एजेंसी CISF के हाथ पैर फूल गए और वो पूरी तरह से इस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि CISF ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए आगरा के थाना ताजगंज इलाके में शिकायत भी दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि ये पैराशूट सेना से जुड़े हुए किसी अधिकारी के माध्यम से उड़ाया जा रहा था, क्योंकि इस पैराशूट में पीछे तिरंगे का निशान भी लगा हुआ था। इस पूरे मामले में केंद्रीय प्रशासन तक इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट पहुंचा दी गई है। आसमान से बरसी आफत ने किसानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान आलू और गेहूं के किसानों को उठाना पड़ा है। गौरतलब है कि कानपुर में कुल 75,000 हेक्टेयर में खेती होती है, जिसमें से 15,000 हेक्टेयर में आलू और 13,500 हेक्टेयर में गेहूं की फसल बोई जाती है। लेकिन बेमौसम की बरसात और ओलावृष्टि ने यहाँ की फसलों में लगभग 80% से ज्यादा का नुकसान कर दिया है, जिसके चलते किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। समस्या केवल इतनी ही नहीं, बल्कि यहाँ बरसात में भीगे हुए आलू को कोल्ड स्टोरेज ने भी लेने से इनकार कर दिया है। ऐसे में किसान अब पूरी तरीके से निराश हो चुका है। एक साथ में मेरी लड़की की शादी होगी, हमारी लड़की एक है, सब जो दूसरी हमारी सेकेंड ईयर में पढ़ रही है, BSc सेकेंड ईयर में। हमारे बच्चे हैं जो MA कर चुके हैं, वो मतलब जो है या हो चुके हैं, उनका कामकाज करेंगे। ये सब हमारे सपने सब चकनाचूर हो गए। भगवान से पूरी तरीके से निराश हो चुके किसान को अब राहत की उम्मीद सिर्फ सरकार से है, लेकिन सरकार भी किसानों की बर्बादी पर कितना मरहम लगा पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर पुरानी आपदाओं को नजीर माने तो सरकारी इमदाद तो महज ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने झांसी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और हाथों में खराब फसलों का नमूना लेकर किसान अधिकारियों को अपनी बर्बादी की दास्तान बताते नजर आए। बुंदेलखंड के किसान एक बार फिर भूखमरी और बर्बादी की कगार पर हैं। किसानों ने बैंकों और साहूकारों से कर्ज लेकर खेतों में इस उम्मीद में फसलें लगाई थी कि मौसम ने साथ दिया तो तकदीर बदल जाएगी, लेकिन कुदरत ने शायद किसानों को एक बार फिर से गहरे जख्म देने का इरादा बना रखा था। ऐन वक्त पर जब फसल काटने की तैयारी चल रही थी, बेमौसम बारिश और ओलों ने कहर बरपा दिया। पूरे झांसी जिले में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गयी।
नुकसान सर ओरे से हुआ है, पानी से भी हुआ है। कम से कम 300 ग्राम का हो रहा था सर। अब बबीना ब्लॉक के अंदर आज तक कोई मामला ना पिछला बटा है सर, ना अभी बटा है। अभी डीएम साहब से की है, वो कह रहे जांच होगी। गांव में अधिकारी लोग जाते हैं, एक जगह बैठ गए, उनने अपने मेफल के आदमी लिखवा दिए और बस चलते बने। और गरीब लोग जो छोटी वर्ग के किसान हैं, उन्हें आज तक कोई राहत नहीं मिली है सर। बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर प्रशासन खेत दर खेत सर्वे कराने की तैयारी में है, लेकिन अपना सब कुछ गवा चुके किसानों के मन में भरोसा पैदा करना प्रशासन के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसल को देखकर किसान चिंतित दिखाई दे रहा है। किसान सोच नहीं पा रहा है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि किसानों ने अच्छी फसल होने की उम्मीद में बैंकों से कर्ज ले रखा था। कई सालों से बर्बादी झेल रहे किसानों को शुरू से अच्छे उत्पादन की उम्मीदें अवश्य जगी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार ओलावृष्टि और बारिश ने कई बार अपना तांडव दिखाया, उससे किसानों की उम्मीदों में पानी फिर गया है, क्योंकि फसलों का एक दाना भी घर आने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। अब ऐसे में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज अदायगी, बिटिया की शादी की चिंता सताने लगी है। इस प्राकृतिक आपदा से किसानों का सब कुछ नष्ट हो गया है। नुकसान का ये थी नहीं है बाबू जी। अब यह माना कि हमरे 13 बीघा हम चना बहुत है, बीजा वापिस नहीं हुई रकत कि हम गाँव हो जाऊँ 30-15 किलो का बीघा वो वापिस आ जाए। इतनी बुरी दशा है। कर्ज लेके नातिन के शादी की वो परो है, कौन हिसाब से हम वही भर न कौन हमरे खाए कबाल बच्चन के बचे। असम हुई ओलावृष्टि और बारिश से बर्बाद हुई फसलों के उचित मुआवजे को लेकर किसान सरकार की ओर आशा भरी नजरों से निहार रहा है। मुख्यमंत्री की उचित मुआवजे की घोषणा का लाभ किसानों तक कब तक पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। हाथरस में लड़की के साथ अश्लील हरकत और उसके साथी की पिटाई का मामला आज संसद तक पहुंचा। लोकसभा में वेंकैया नायडू जवाब दे रहे थे, तभी कुछ सांसदों ने यूपी के हाथरस की घटना का भी जिक्र किया। यहाँ पर एक लड़की के साथ अश्लील हरकतें और उसका वीडियो बनाने की घटना सामने आई थी, साथ ही उसके साथी के साथ मारपीट भी की गई। वेंकैया ने यूपी की इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की है जहां ऐसी घटनाएं होती हैं, न कि केंद्र सरकार की। मैडम, जो पश्चिम बंगाल में घटना हुआ, जो हरियाणा में घटना हुआ, जो वक्तव्य बाहर दिया, सुनिए भैया, आसाम में घटना हुआ, नहीं तो कोई कह रहे उत्तर प्रदेश में घटना हुआ। मेरा कहना यह है, इश्यूज को फोकस करना, सदन में हाईलाइट करना, संबंधित सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये जरूरी है। मगर हम ये गलती आपका है, वो गलती इनका है, ऐसा कहना शुरू करें, फिर इसका कोई समाधान नहीं होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से अवैध हथियारों का धंधा बढ़ता जा रहा है, इसका खुलासा किया गाजियाबाद पुलिस ने। यहाँ गाजियाबाद पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने उस समय बरामद किए जब मेरठ से ये नोएडा शिफ्ट किए जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से भारी मात्रा में असला बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी की पूछताछ से पता किया है कि शामली के अंदर एक सलीम नाम का मुख्य आरोपी है, जिनको ये जो हथियारों की खेप थी वो दी जानी थी और उसी के ऑर्डर पे ये पूरा का पूरा माल तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा अन्य और भी कई जगह हैं, एनसीआर के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये हथियार सप्लाई किए जाने वाले थे और इनकी लगातार पिछले काफी समय से सप्लाई भी हो रही थी। यहाँ पे पास में हुई घटनाओं के आधार पे हम इंफॉर्मेशन डेवलप कर रहे थे कि कहाँ से ये अवैध असला आ रहा है। उसी सीरीज में हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक टेम्पो से, काफी बड़े टेम्पो से काफी ज्यादा असले की खेप ले जाई जा रही है, जिसमें कि असला बनाने का सामान, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी, वो भी ले जाई जा रही थी, जिसमें डाई मेकर भी है और साथ में इनकी वेल्डिंग मशीन भी है और अलग अलग स्टेजेस पे बने हुए असला है, जिसमें कि 6 अभियुक्त कुल गिरफ्तार हुए हैं अभी तक। और जिस तरह से ये पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है, उससे आगे आने वाले जो समय है उसमें भी उम्मीद जगी है कि और ऐसे अन्य और भी खुलासे हो सकते हैं। इलाहाबाद में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे एक स्टूडेंट के ऊपर रेप का संगीन आरोप लगा है। शहर के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तीसरे वर्ष के छात्र के यादव पर आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर एमबीबीएस की ही एक लड़की को अपनी जाल में फंसाया और उसके साथ बलात्कार किया। पुणे के एक नामचीन इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस कर रही इस लड़की का आरोप है
कि शादी.com के जरिए उसकी इस लड़के के साथ बातचीत हुई और उसके बाद एक दिन इस लड़के ने इसे इलाहाबाद बुलाया और उसके बाद फिर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे अपने हॉस्टल ले गया, जहां उसे बलात्कार किया गया। शादी से मुकर जाने के बाद पीड़िता ने इस स्टूडेंट के खिलाफ इलाहाबाद के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बॉडी अनकॉन्शियस थी, मैं हाथ पैर उठा नहीं पा रही थी, बिल्कुल सुन टाइप का हो गया था और मेरे साथ गलत व्यवहार किए, गलत काम किया मेरे साथ उन्होंने। इस संबंध में भी मैं पूरी इसकी समीक्षा जो है हम लोग करवा लेंगे और इसमें साक्ष्य के आधार पर शीघ्र जो है इसमें कार्रवाई कराएंगे। पीड़िता का यह भी आरोप है कि जब उसने पुलिस को संपर्क किया कार्रवाई के लिए, उनसे डेवलपमेंट रिपोर्ट पूछी, तब किसी न किसी रूप में स्थानीय इंस्पेक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ मजाक किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब जांच के बाद सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि जब तक ये साफ नहीं हो जाता, लैब की रिपोर्ट नहीं हो जाती, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि दुधारू पशुओं की मौत की असल वजह क्या है। हालांकि उन्होंने ये भी इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है उन्हीं के अधिकांश पशु लगातार मर रहे हैं और वे बिना टीकाकरण के ही पशु हैं जो अभी इस बीमारी के चपेट में हैं और ये कैजुअलिटीज का हम लोगों ने सर्वे भी करवाया है और अभी तो फिलहाल इसके रोकथाम के लिए टीम ऑलरेडी पहुंच गई है और जो पशुओं की क्षति हुई है इसका आकलन किया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि मुआवजे के लिए जो पीड़ित लोग हैं वो अभी उनको और इंतजार करना पड़ेगा और शायद प्रशासन पशुओं की मौत का ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने का इंतजार कर रहा है। पुलिस अभिरक्षा से फरार कैदी और मारा गया कैदी, उनका पूरा गैंग शाहजहांपुर में पठान गैंग के नाम से चिन्हित किया गया, जो कि बेहद खूंखार बताया गया है। दरअसल कल शाहजहांपुर से 5 कैदियों को ऊधम सिंह नगर भेजा गया था, जहां पर वापस लौटते वक्त लघुशंका यानी टॉयलेट के बहाने से 2 कैदियों ने फरार होने की कोशिश की गई थी। इसके बाद पुलिस ने उनको मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि एक कैदी भागने में कामयाब रहा था। अगर इस पूरे गैंग के अपराध की बात करें तो ये गैंग शाहजहांपुर में कई डकैतियों और लूट को अंजाम दे चुका है। रौजा में इसने एक डकैती के दौरान एक बच्चे की कुचलकर हत्या कर दी थी, साथ ही जगाई होने पर एक महिला की जबान तक काट डाली थी, साथ ही बदायूं में अपने एक साथी को मुखबिरी के शक में उसकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा बरेली के सुभाष नगर में भी इनके खिलाफ डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग ऊधम सिंह ले जाया जा रहा है, जहाँ पर इनके खिलाफ एक डकैती का मामला दर्ज था। इस मामले में हम लोग और बाकी जो भागे हुए हैं उनके विषय में हम लोग टीम बना के उनके घरों में दबिश दिवाए हैं रात में। अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन जल्दी सफलता मिल जाएगी और कुल मिला के हम लोग पूरा यहाँ सतर्क। फिलहाल इनके फरारी होने के बाद से शाहजहांपुर की पुलिस ने सभी जो जितने पुलिस के चेक पॉइंट हैं सभी को हाई अलर्ट कर दिया गया। साथ ही उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो कैदी है वो उसके हाथ में हथकड़ी उसकी खास पहचान है, उनको पकड़ने के लिए तमाम जगहों पर चेकिंग शुरू कर दी है। एक पीड़ित मां ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। अपने बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने की दशा में मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह की धमकी दी है। मामला है देवरिया जनपद का, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के सीसी रोड पर विगत 18 फरवरी की शाम रोहित नाम के युवक की मामूली विवाद में पहले पीटा जाता है और उसे बेरहमी से गोली मार दी जाती है और हत्यारे फरार हो जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है परिजनों का हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का चक्कर काटना। पर आज घटना को 1 महीने बीतने जा रहे हैं और हत्यारे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि पूर्वांचल के कद्दावर मंत्री के शरण में हत्यारे छिपे हुए हैं। वहीं रोहित मां ने न्याय न मिलने की दशा में सीएम आवास पर आत्मदाह की धमकी दी है। मुझको इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को मौत के इंसाफ मुझको चाहिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए। आगे क्या करेंगी आप, क्या अभी निर्णय दिया आपने? मुझे प्रशासन से न्याय चाहिए। मुझे नहीं कुछ होगा तो मैं खुद अपने हिसाब करूंगी, मुख्यमंत्री से हिसाब मांगूंगी। वहीं इस मामले में जब हमने पुलिस अधीक्षक से बात की तो उनका कहना था कि वे तहसील दिवस में गए हुए हैं। उन्होंने फोन पर बात करते हुए कहा कि हत्यारे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले जाएंगे और मां से गुहार लगाई जाएगी कि वो सीएम आवास पर भी न जाएं। 1 से 2 दिन के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।